शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है देखो आपका कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है। विच स्टेट इज द उमियम लेक लोकेटेड। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। निम्न में से किस राज्य में जो है देखो उमियम झील स्थित है। जो उमियम झील है यह किस राज्य में है, तो जो उमियम झील है यह देखो स्थित है मेघालय में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी मेघालय। ठीक है, हो गया सबका यहां तक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे दिया गया है। क्या सवाल है आपका, अगला सवाल है देखो कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई। 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। चलो सबको ही करोगे और बताओगे कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए जो है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है। चलिए जल्दी से बताएंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी मापी जाती है। तो यह देखो मापी जाती है कुल 25 सेंटीमीटर। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है। यह सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915, 1917, 1916 या फिर 1918। जो महात्मा गांधी हैं यह देखो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे। जो महात्मा गांधी हैं यह दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को करते चलना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। सभी लोग को जो है यहाँ पे बतानी है और करनी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी जो है भारत कब आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है देखो इसको पूछा भी गया है। तो पहले आप सबको यहाँ पे करना होगा और बताना होगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आए थे देखो 1915 में। दक्षिण अफ्रीका से जो भारत है यह 1915 में आए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है। यह है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। लार्जेस्ट कोल रिजर्व आर फाउंड इन इंडिया। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है यह कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से करना और बताना यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला भंडार है यह देखो पाए जाते हैं झारखंड स्टेट में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है। क्या सवाल है, सार्स क्या है। व्हाट इज SARS। इसको सार्स बोलते हैं, संगठन है या फिर विषाणु जनित रोग है या फिर युद्धपोत है या फिर संचार प्रणाली है। जो सार्स है इसको किस रूप में जाना जाता है, जो सार्स है इसको क्या बोलते हैं। चलिए जल्दी से करना और सबको बताना, देरी नहीं करोगे। सार्स को किस रूप में जाना जाता है, तो जो सार्स है यह देखो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह जो है एक प्रकार की वायरल डिजीज है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका यह देखो दिया गया है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट। यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट। यहाँ पे आपका व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सन। सफेद, लाल, पीला या फिर नारंगी। चलिए करेंगे और सबको बताएंगे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग जो है कैसा होता है। सूर्य द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसका रंग कैसा होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से करना और सभी को जो है यहाँ पे बतानी है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो सबको जान रहे हैं क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन ए सफेद। ठीक है यहाँ पे, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है। यह सवाल है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय वेयर एयर इज अ। वेयर एज एयर इज अ मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या फिर विलयन है। स्टेनलेस स्टील जो कि अभी देखो एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या। जल्दी से करेंगे और बताएंगे स्टेनलेस स्टील यदि एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है। तो देखो जो वायु है यह एक मिक्सचर है, यह जो है एक मिश्रण है। यदि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो वायु क्या है, तो यह एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन द इंडियन पार्लियामेंट। 1, 2, 3 या फिर 4। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। जो भारतीय संसद है इसके कुल कितने हाउसेज हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। चलिए जल्दी से करेंगे और बताएंगे। इसमें बहुत बार देखो कंफ्यूजन हो जाती है गलती से। चलिए करना और सभी को यहाँ पे बताना है कि भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं। तो जो भारतीय संसद है इसके देखो कुल कितने सदन है, तो कुल 2 सदन है। ठीक है, सदन पूछा तो सदन में 2 करोगे। सदन कौन कौन सा हो गया, तो एक हो गया देखो आपका राज्यसभा।
ठीक है। और अगला कौन सा होगा, तो अगला देखो हो गया आपका यहाँ पे लोकसभा। कितना हाउस है, कितना सदन है, तो कुल 2 सदन है, सबको याद रखेंगे। और यही आपसे यदि अंग पूछ देता कि पार्ट्स कितने हैं, अंग कितना है, तो अंग में याद रखोगे, अंग में 3 करोगे, ठीक है। सदन बोलेगा तो 2, अंग करेगा तो 3। अब अंग में कौन कौन सा हो गया, तो एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा, और एक तीसरा होता है। तीसरा कौन है, तो तीसरा देखो हो जाता है आपका राष्ट्रपति। सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यदि सदन बोलेगा तो 2, राज्यसभा और लोकसभा। यदि अंग बोलेगा तो फिर आपका 3, ठीक है, जिसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हो गया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल मिला हुआ है देखो आपका कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। इंडोनेशिया, चीन, भारत या फिर थाईलैंड। निम्न में से वह कौन सा देश है जिसके द्वारा सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से करना और बताना। तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है यह देखो चाइना करती है, ठीक है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी चाइना। भारत कौन से नंबर पे है, तो याद रखना भारत जो है 2nd नंबर पे है चावल के उत्पादन में, ठीक है। हो गया सबका। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। यह सवाल है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। इज अ मेजर पार्ट ऑफ फूड। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है। निम्न में से वह कौन सा अंग है जो कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। क्या होगा राइट आंसर, तो भोजन का जो प्रमुख अंग है यह है देखो आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। भोजन के प्रमुख अंग के रूप में जो है देखो कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है। यह सवाल है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। 21 अप्रैल, 16 अप्रैल, 25 सितंबर या फिर 5 जून। जो विश्व ओजोन दिवस है इसको कब मनाते हैं, जो विश्व ओजोन दिवस है यह कब मनाया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर करना और सबको बताना। जो विश्व ओजोन दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो जो विश्व ओजोन दिवस है यह देखो मनाया जाता है 16 सितंबर को। यह जो है हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि सबसे चमकीला ग्रह है। द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज। बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है या फिर बुध है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो कि सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो निम्न में से जो सबसे चमकीला ग्रह है यह है देखो आपका शुक्र। क्या होता है आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है यह हो गया देखो ऑप्शन सी शुक्र। जो सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जो है देखो शुक्र को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है। यह है मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। मनी क्रिएट्स मनी इटसेल्फ। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस डेफिनेशन। मार्शल, क्राउथर, क्रोमर या फिर हेनसेन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है यह कहा गया। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है यह किसने कहा, तो यह देखो कहा गया है क्रोमर के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी क्रोमर। जो क्रोमर है इनके द्वारा देखो कहा गया था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट डेलिमेशन कमीशन सेट अप इन इंडिया। 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। भारत में जो पहला परिसीमन आयोग है यह कब गठित किया गया। भारत में जो पहला परिसीमन आयोग है यह कब गठित हुआ था। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो भारत में जो पहला परिसीमन आयोग है यह देखो गठित हुआ है 1952 में। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी 1952। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है। यह सवाल है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द डिस्ट्रॉयर रिवर। नर्मदा, तापी, कोसी या फिर गंडक। निम्नलिखित नदियां जो हैं उनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसको विनाशक नदी के रूप में जानते हैं। निम्न नदियों में से वह कौन सी नदी है जो कि विनाशक नदी कहलाती है। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करिएगा और सबकी बताइएगा। तो विनाशक नदी के रूप में देखो कोसी को जानते हैं। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी कोसी। ठीक है, चलिए 15 सवाल हो चुके हैं। अब 16 नंबर सवाल पे चलेंगे। 16 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर। फ्लू, टाइफाइड, हैजा या फिर अमीबियासिस। क्या होगा,
निम्न में से वह कौन सी बीमारी है जो कि देखो पानी द्वारा नहीं होती। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, चलिए जल्दी से रखेंगे और सबको बताएंगे अपना अपना आंसर। निम्न में से वह कौन सी बीमारी है जो कि पानी द्वारा नहीं होती है। तो पानी द्वारा नहीं होने वाला जो बीमारी है वो है देखो फ्लू। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए फ्लू। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान जी का मान, इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वॉल्यूम ऑफ जी। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के मान के साथ क्या होता है। तो देखो जो गुरुत्वाकर्षण का मान है ना वह भी क्या होता है, तो वह भी बढ़ता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। व्हाट डू व्हीकल्स यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। वाहनों में पीछे से आती हुई वस्तुओं को देखने के लिए जो है देखो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जो है ना देखो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। ठीक है, और यही अगर आपसे पूछ दे कि हेडलाइट के रूप में गाड़ी में किसका प्रयोग करते हैं तो याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, हेडलाइट में पूछेगा तो हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सबको याद रखना। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल है आपका यहाँ पे, यह सवाल जो आपसे देखो किया गया है कि 1 मई किस रूप में मनाया जाता है। हाउ इज मे 1 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलो आज 1 मई है और आज के दिन क्या मनाते हैं यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। मैंने आज का ये क्वेश्चन दिया हुआ और यह क्वेश्चन पूछा हुआ भी है देखो इंडियन आर्मी में 2020 का पेपर में इंडियन आर्मी का यह सेम सवाल जीडी वालों का आ रखा है। तो चलो सबको ये करना और बताना 1 मई जो है इसको किस रूप में मनाते हैं। तो जो 1 मई है इसको देखो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह सवाल देखो क्या दिया गया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। वह कौन है जिसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो देखो वो है आपका तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तरंगदैर्ध्य के द्वारा जो है देखो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि पारा का निष्कर्षण किया जाता है। हाउ इज मरकरी एक्सट्रैक्टेड। गैलेना से, बॉक्साइट से, सिनेबार से या फिर पायरोलुसाइट से। पारा का निष्कर्षण जो है यह किसके द्वारा होता है। पारा का जो निष्कर्षण है यह किसके द्वारा होता है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। तो पारा का जो निष्कर्षण है यह देखो किया जाता है सिनेबार के द्वारा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी सिनेबार। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह दिया गया है कि सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। व्हाट इज एडेड टू मेक गोल्ड हार्ड। लोहा, निकेल, तांबा या फिर सीसा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। निम्न में से सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, जल्दी से करिएगा और बताइएगा, देरी नहीं करोगे। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो सोना को कठोर बनाने के लिए जो है देखो उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी तांबा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है, यह सवाल है यहाँ पे देखो आपका, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। व्हाट डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। आवृत्ति पे, तीव्रता पे, वेग पे या फिर आयाम पे। ध्वनि का जो तारत्व है यह किस पर निर्भर करता है। जो ध्वनि का तारत्व है यह किस पर डिपेंडेंट है, जल्दी से करिएगा और बताइएगा। ध्वनि का तारत्व निम्न में से किस पर निर्भर है। तो ध्वनि का जो तारत्व है यह देखो निर्भर करता है आवृत्ति पे। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो यह देखो आपका निर्भर करता है आवृत्ति पे, फ्रीक्वेंसी पे। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो आपका यह दिया गया है कि डूरंट कप किस खेल से संबंधित है। डूरंट कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या फिर हॉकी। जो डूरंट कप है इसका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। जो डूरंट कप है यह किस खेल से संबंधित है, चलिए जल्दी से रखिएगा, अपना आंसर बताइएगा। जो डूरंट कप है इसका संबंध निम्न में से किस खेल के साथ है। तो जो डूरंट कप है यह देखो संबंधित है फुटबॉल से। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए फुटबॉल। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो यह दिया गया है
कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द मून टू द अर्थ। 8 मिनट, 8 सेकेंड, 1 सेकेंड या फिर 100 सेकेंड। क्या होगा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को, इसको ऐसे ही पूछ सकता है, देखो कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है देखो 1 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी 1 सेकेंड। अब यहीं पे देखो 8 मिनट दिया हुआ है, याद रखिएगा कि 8 मिनट जो है ना, यह देखो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। ठीक है, पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है देखो कुल कितना समय लगता है, तो यह देखो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। या फिर कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो भी सही हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या फिर एक समान रहता है। क्या होगा, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप के साथ क्या होता है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, देरी नहीं करिएगा। तो देखिए दौड़ लगाते समय जो मनुष्य का रक्तचाप है ना, यह क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन ए बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो यह दिया गया है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स, की ऊर्जा बढ़ जाती है, की चाल घट जाती है, का द्रव्यमान बढ़ जाता है या फिर का भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे ना, तो उसके बाद उसके अणुओं के साथ क्या होता है, जल्दी से करना और बताना, देरी नहीं करोगे। जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसके बाद उसके अणुओं के साथ क्या होता है। तो देखो जब किसी भी वस्तु को ठंडा करोगे ना, तो उसके बाद उसके अणुओं की चाल जो है वो क्या होती है, तो वो घट जाती है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। व्हाट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या फिर गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था। निम्न में से जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है, जल्दी से करोगे और बताओगे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या है। तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग है यह है देखो गुप्त काल, यह है देखो गुप्ता पीरियड। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर सोनिया गांधी। निम्न में से जो है देखो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। जो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक है यह देखो लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, तो वो है देखो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो यहाँ पे आपका 30 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ लिक्विड। CaHgNa या फिर बुक लॉन्च नहीं किया, वो हमारी अग्निवीर आर्मी की बिल्कुल नई ई बुक, जल्दी से बाई कर लोगे। यह ई बुक देखो आपका GD मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन क्लर्क के सभी के लिए बना हुआ है। यह जो ई बुक है, इस ई बुक में देखो आपका 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है इजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है, जो कि अभी आपका 16 अक्टूबर को आर्मी एग्जाम हुआ था, उसी पर वही पेपर है। अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। यह जो है आपका देखो ई बुक है। इस ई बुक में जो है यह ई बुक जो है देखो आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये में। आप सभी से स्पेशल ऑफर में 199 की जगह केवल 85 रुपये में ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लेना। अब ये देखो जो आपका ई बुक है, इसको खरीदने का नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर फोनपे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट कर देना है, और फिर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। फिर जो है यह ई बुक देखो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों को खास करके मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। इस ई बुक को बाई करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग में 15 और 5 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, तो सभी लोग जरूर बाई करना जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है। इसके साथ साथ देखो हमारी 2 ई बुक हैं टोटल, जिसमें एक ई बुक आपकी ये हो गई जो भी नई लॉन्च हुई है GD की मिलिट्री पुलिस की ट्रेड्समैन की और क्लर्क की। 10 मॉडल पर इजी है, 10 मॉडल पर टफ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में 199 की जगह। और एक और ई बुक है जो कि आपका देखो GD मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। इस ई बुक में जो है देखो आपका 3200 प्लस
जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, टॉपिक वाइज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके सारा चीज़ है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये भी इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है इसमें 30 में से 25 सवाल जो है आपका देखो इसी ई बुक में से आया है। जो जीके जीएस का 30 सवाल होता है 15-15, उसमें से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया है। तो ये ई बुक आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। तो इस ई बुक को भी सभी बाय जरूर कर लेंगे, स्पेशल ऑफर में ये आपको 90 में मिल रही है। खरीदने के लिए वही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए। फिर उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है। तो एक ई बुक है जिससे आप जीके जीएस अपना पकड़ बना सकते हैं, 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं इस ई बुक को पढ़ के, ये 90 रुपये वाले से। और एक ई बुक है जिससे आपका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता है। तो देखो 20 आ गया मैथ और रीजनिंग में, और 25 आ गया आपका जीके जीएस में। 45 नंबर आप लोग ला लीजिएगा, 45 आउट ऑफ 50 केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के 45 नंबर ला लोगे 50 में से केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के। तो जिनका भी एग्जाम अभी नवंबर में या फिर जनवरी महीने में होने वाला है वो इस ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग लीजिएगा तो यह है 85 रुपये का, यह है 90 रुपये का। 90 और 85 होता है 175 रुपया, पर अगर साथ में लोगे तो ये ई बुक मिल जाएगा आपको केवल 155 रुपये में। 155 रुपये में आप जो है इन दोनों ई बुक को बाई कर सकते हैं। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को बाई जरूर कर लोगे। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? जल्दी से करेंगे और बताएंगे। निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि आपका देखो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कैल्शियम है, पारा है, सोडियम है, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करिएगा और बताइएगा। तो निम्न में से वह धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है वह देखो पारा है, जिसको कि Hg लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह सवाल है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर पलीहा। निम्न में से जो पीलिया है यह देखो किसके संक्रमण के कारण होता है? जो पीलिया है यह किसके वजह से होता है? क्या होगा राइट आंसर? पीलिया किसके संक्रमण की वजह से होती है? तो जो पीलिया है ना यह देखो यकृत के संक्रमण की वजह से होती है, या जो है देखो लीवर के संक्रमण की वजह से होती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह सवाल दिया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या फिर राजा रामकृष्ण परमहंस? जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जो रामकृष्ण मिशन है इसका स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना देखो करी गई है विवेकानंद जी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह सवाल है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन्स हैव एट प्रेजेंट? 6, 7, 8 या फिर 9? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे कि वर्तमान में जो भारतीय नागरिक हैं इनके पास कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितना मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखो वर्तमान में जो भारतीय नागरिक है इनको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले कितना था? तो पहले वाला में याद रखना, पहले जो है कुल 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, पहले कितना था? तो 7 मौलिक अधिकार था। वर्तमान में कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखिए आपका दिया गया यह है, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? निम्न में से वह कौन है जिसको कि भोर का तारा बोलते हैं? भोर का तारा के रूप में किसको जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। निम्न में से वह कौन है जिसको भोर का तारा बोलते हैं? तो भोर का तारा जो है यह देखो शुक्र को बोला जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी शुक्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह सवाल दिया हुआ है कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? हीरा में, पानी में, निर्वात में या फिर हाइड्रोजन में? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? निम्न में से वह क्या है जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक पाया जाता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है। तो सबसे अधिक प्रकाश का वेग जो है यह देखो पाया जाता है निर्वात में, यह देखो पाया जाता है वैक्यूम में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी निर्वात, वैक्यूम। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर अमॉन्ग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? दक्षिण भारत की नदियों में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे, देरी मत करना। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है यह देखो आपकी गोदावरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गोदावरी। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए गोदावरी हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे।
अगला सवाल यहाँ पे देखो है आपका, यह देखो किया गया है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम, मुंबई, तूतीकोरिन और कांडला, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से करिएगा और सबके अपना अपना आंसर बताइएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह है देखो आपका मुंबई। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी मुंबई। भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो वह देखो मुंबई है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है, यह सवाल है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटेन एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन द वर्ल्ड? ब्रिटेन है, भारत है, कनाडा है या फिर दक्षिण अफ्रीका है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है देखो भारत। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी भारत, इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका यह दिया हुआ है कि विटामिन ए का प्रचुर होता है। विटामिन ए इज एबेंडेंट, सेम में होता है, चावल में होता है, गाजर में होता है या फिर नींबू में होता है? सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाई जाती है? सबसे अधिक विटामिन ए जो है किस में उपस्थित होती है? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा सबसे अधिक विटामिन ए निम्न में से किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन ए जो है यह देखो पाया जाता है गाजर में, यह देखो पाया जाता है कैरेट में। हो गया सभी का? चलिए अब जो आपका 40 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या सवाल है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? वेयर डिड स्वामी विवेकानंद बिकम फेमस फ्रॉम द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन में हुआ था, पेरिस में, शिकागो में या फिर बर्लिन में? पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, आया हुआ सवाल है 2020 का पेपर में देखो आया था जीडी का, और फिर जब 2021 में पेपर हुआ तो 2021 में आया था देखो ट्रेड्समैन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करिएगा और बताइएगा स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो यह देखो प्रसिद्ध हुए हैं शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका है, यह दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हाउ इज इंडियन इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह किस प्रकार की है? जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है यह देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। 42 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो आपका, यह दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। व्हाट इज द वाटर बॉडी स्प्रेडिंग इंडिया एंड श्रीलंका? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? निम्न में से किस जलराशि के द्वारा जो है देखो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलराशि है वह है देखो पाक जलराशि, पाक वाटर ट्रीटी। हो गया सभी का? चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, यह सवाल है यहाँ पे देखो, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इन विच मीडियम डज द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या फिर लोहा में? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जो है देखो किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो वो माध्यम कौन सी है? तो वो माध्यम है देखो आपका यहाँ पे लोहा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यह देखो हो गया ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यह देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह सवाल है रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर इज कॉल्ड? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन दिया है उसी में इसका आंसर भी है। क्या लिखा देखो सेरीकल्चर इज कॉल्ड, सेरीकल्चर ही बोलते हैं। रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम पालन को सेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए 45 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन और रहेंगे हमारे इसके बाद। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? चलो जल्दी से करना और बताना। यदि अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है यह देखो ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, यह है देखो यहाँ पे आपका सवाल देखो किया गया है। क्या सवाल है यहाँ पे? न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर न्यूटन? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो न्यूट्रॉन की खोज की गई? न्यूट्रॉन की खोज निम्न में से किसने की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह देखो की गई है चैडविक के द्वारा, यह देखो करा गया है जेम्स चैडविक के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी।
चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम। निम्न में से जो है वह कौन सी धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप सब होमवर्क में करेंगे, तो जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है आपका संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है। द संस्कृत टेक्स्ट अष्टाध्यायी इज रिलेटेड टू। औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीतिक शास्त्र से या फिर व्याकरण से। जो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी है इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? तो जो अष्टाध्यायी है इसका देखो संबंध है व्याकरण से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी व्याकरण। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। 49 नंबर सवाल है यहाँ पे देखो। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा मेन कैंप का लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ मेन कैंप? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मैजिनी। निम्न में से वह कौन है जिसने मेन कैंप की रचना की? तो मेन कैंप के जो लेखक हैं वो है देखो हिटलर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन है आपका। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? यकृत में, गला में या फिर कहाँ पे? अरे बताइए राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी गला। ठीक है, तो आज के देखो आपके 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। सबको अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 में से आप सबने कितना सवाल सही किया। उसके साथ साथ मैंने जो आपको आज होमवर्क दिया था उसका भी आंसर सबको जिन्होंने भी अभी तक ई बुक बाई नहीं की है, किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी सबको जाके बाई कर लो। एक ई बुक मिल रहा है मात्र 85 रुपये में, जिसमें आपका 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का। एक ई बुक मिल रहा है 90 रुपये में, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अभी आपका 30 में से 25 सवाल मैच किया है जीके जीएस का आर्मी का पेपर में अभी 16 अक्टूबर को, और इसमें से 20 में से 20 लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में, दोनों ई बुक पढ़ जाओ। 50 में से 45 नंबर ला लोगे तो जल्दी 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे तो जल्दी से भी बाई कर लेना। दोनों अलग अलग लोगे तो 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपये, पर साथ में लोगे तो मिलेगा केवल 155 रुपये में। खरीदने के लिए क्या करना है? तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो आपको ये ई बुक है यह देखो आपके व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट के बाद। तो जल्दी से भी बाई कर लीजिए। चलिए